Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, A.K. Yogiji, spiritualist, motivational speaker, counselor, and mentor, UPSC civil service educator, socio-political analyst. Very warm welcome, sir. आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Starting the podcast with the very first question and very important, sir, what is religion and who is God? Sir, आप कैसे डिफाइन करते हैं सर इसको? इसके बारे में सर प्लीज बताएं. देखिए, जैसे भगवत गीता में रिलीजन को डिफाइन किया गया है तरीके से, जो धर्म होता है वो दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट रिलीजन एंड रिलेटिव रिलीजन। एब्सोल्यूट रिलीजन ये है कि कोई स्पेसीज है, जिस तरीके से इंसान हो गए, जानवर हो गए, उनका सबकी अपनी एक प्रकृति होती है और अपने प्रकृति के अनुसार जो काम करने लायक हैं और जो काम नहीं करने लायक हैं उनकी जानकारी ही धर्म है। ये होता है एब्सोल्यूट रिलीजन। और उसके बाद में रिलेटिव रिलीजन होता है कि जो इंसान है, मनुष्य है, वो अपनी को अपनी किस सिचुएशन में पाते हैं। जैसे कि राज धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया, पिता धर्म हो गया। तो जो पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में हम लोग जब होते हैं उस टाइम क्या करना चाहिए, तो वो उसका एक रिलेटिव रिलीजन हो जाता है, एक रिलेटिव धर्म हो जाता है। तो इस तरीके से धर्म होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में जो धर्म की परिभाषा, जो एब्सोल्यूट धर्म की परिभाषा है, वो ये है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म होता है वो भगवान के पास जाने का एक रास्ता होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगवान कौन है, कैसे हैं। तो जिस तरीके से हम भगवान को डिफाइन करते हैं, जिस तरीके की से हम भगवान को अप्रोच करते हैं कि वो परफेक्ट है, ऑमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है, तो वो सारी चीजें हैं, उस तरीके से ही हम अपना धर्म निर्धारित करते हैं। तो जिस तरीके का आइडिया ऑफ गॉड आपके मन में होगा, उसी तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी चीज की, किसी एक्टिविटी के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि कोई सिंगर है तो वो कोई एक बड़ा सिंगर होगा, उसको अपना भगवान मानने लग जाता है। कोई डांसर है, कोई शिक्षक है, नॉलेज के अनुसार उसको करता है। कोई पॉलिटिशियन है तो वो अपने अनुसार अपना आइडियल चुनता है। तो ये एक रिलेटिव गॉड का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी आइडियल को जब अप्रोच करते हैं, उसी के का आप अनुसरण करते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। इसका मतलब है कि लोग हैं जो मेरे अनुसरण का ही करते हैं हर तरीके से। क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण भगवान है, वो हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में परफेक्शन का काम करते हैं। वो तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आइडिया ऑफ गॉड क्या है, कि वो क्या सिर्फ एक एक्टिविटी से जो जुड़ा हुआ है, या फिर हम लोग एज ए बाय लार्ज हम लोग देखते हैं गॉड को। मूविंग मोर इनटू रिलीजन और कल्चर की मुझे इसके बात करूं, सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर, और ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं सर, इसके बारे में प्लीज बताइए. जैसे मैंने कहा कि जैसे मनुष्य है, उसका जो एब्सोल्यूट रिलीजन है, जो एक परम धर्म है, वो मनुष्यता है। जितनी अच्छाइयाँ होती हैं उनका हम अनुसरण करें, जैसे कि सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया, वेलफेयर हो गया, किसी का केयर हो गया, देखभाल हो गया। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो मनुष्यता का धर्म है। और धर्म मनुष्यों का अलग अलग नहीं हो सकता। क्या अलग होता है? हमारा कल्चर अलग होता है, हमारी सभ्यता अलग होती है। क्योंकि सभ्यता, और अगर मैं धर्म का की व्याख्या करूं या उसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, तो सभ्यता एक तरीके का पेड़ है और जो धर्म है वो उसका बीज या उसकी जड़ें हैं। तो जैसा धर्म आप फॉलो करते हैं, जिस तरीके का होता है, उसी तरीके की सभ्यता आपको दिखाई देती है। सभ्यता में रिलीजन एक छोटा पार्ट है, उसमें सभ्यता में और भी बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि सभ्यता ज्योग्राफिकली भी इफेक्ट होती है। कहाँ पर ज्यादा पानी है तो वहां पे सभ्यता उस तरीके से होगी, जहाँ पे सूखा पड़ा है तो वहां की सभ्यता अलग तरीके की होगी, जहाँ पे सर्दी है वहां की सभ्यता अलग होगी। तो ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है जो सभ्यता में आता है। तो इस तरीके से सभ्यता जो क्लैश होते हैं वो सभ्यता के बीच होते हैं, ना कि धर्म के बीच होते हैं। राइट, इट्स अगेन सर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और डेप्थ में मैं पूछना चाहूंगा, डज कल्चर बिलीव्स चैलेंजेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? कल्चर बिलीफ डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इफेक्ट करती हैं।
कारण यही है कि भाई जिस तरीके का समाज में हम रहते हैं उसी वो जो समाज है वो हमें अपने अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सभ्यता में कभी तो वो फेवरेबल भी हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के लिए और कभी अगेंस्ट भी हो जाती है, क्योंकि सभ्यता है वो समय के साथ में भौगोलिक स्थिति के साथ में बदलती रहती है, लेकिन धर्म होता है या स्पिरिचुअलिटी होती है वो परमानेंट है। जैसे हमारा सनातन धर्म है वो परमानेंट है, उसमें आध्यात्मिक चेतना, आत्मा, परमात्मा, इसके विषय में जो जानकारी होती है वही स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है। तो वो है जो परमानेंट है, वो है जो शाश्वत है, वो नहीं परिवर्तित होता है। लेकिन सभ्यता समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस समय पर किस स्थान पर कौन सी सभ्यता है, और वही है जो आध्यात्मिकता के लिए मोटिवेट भी कर सकती है और उसको से दूर भी ले जा सकती है। Great, sir. Sir, moving to the next question. In your view, how can different religions coexist peacefully in a diverse society? जी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट रिलीजन नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो खान पान का तरीका हो गया या लाइफस्टाइल हो गई, वो सभ्यता है उसकी वजह से होता है। धर्म में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फिलोसॉफी होती है, लेकिन हम किस तरीके से आचरण करते हैं समाज में वो हमारी सभ्यता और संस्कृति बताती है। तो किसी भी मनुष्य के धर्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जो धर्म है वो नहीं सिखाते हैं आपस में बैर रखना, क्योंकि धर्म मनुष्य का एक ही है। बट जब सभ्यता की बात आती है, रहन सहन की बात आती है, तो वो अलग अलग हो जाता है। तो अगर एक ही धर्म के हैं हम लोग, अगर शाश्वत धर्म को फॉलो करते हैं जो मनुष्यता का धर्म है, तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग अडिग हो जाते हैं कि हम नहीं, हम हमारी सभ्यता फॉलो करेंगे, हम देश काल परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तब है जो अलग अलग लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। Sir, moving to the next and my favorite topic about Shri Krishna ji Bhagavad Gita की जब मैं बात करूं सर, so what is the most compelling lesson from Bhagavad Gita that you apply in your daily life? सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। भगवत गीता का रोल मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, और भगवत गीता के ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो बहुत ज्यादा हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। हमको लगता है कि भगवत गीता कुछ ऐसी चीज है जो वृद्धावस्था में जाके करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी अभी हम लोग काम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता में हर चीज मिलती है आपको, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, मनोस्थिति हो, तो हर तरीके की चीज उसमें है। तो और ये एक्टिव हमारी डेली एक्टिविटी को गाइड करती है। जैसे मेरी जो मैं अपनी लाइफ में जो डेली लाइफ में जो फील करता हूँ, वो भगवत गीता का एक अच्छा सुंदर श्लोक है। जैसे चैप्टर 3 में भगवत गीता में बताया गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार जो अपना बेस्ट वो कर सकता है, जो जिस काम को वो एंजॉय भी करता है, उसकी प्रकृति जिस काम के लिए बनी हुई है, उसको कार्य को करते हुए कैसे वो समाज में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है या फिर अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसे वो करना चाहिए। ना कि किसी और के कार्य में दखल देने के बजाय या फिर किसी और के कार्य को अपना उसमें अडॉप्ट करके उस कार्य को, और उस कार्य को बिगाड़ने के बजाय, क्योंकि वो हर मनुष्य हर काम नहीं कर सकता है, सबकी अपनी एक प्रकृति होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कैरियर हो, हर चीज में ये श्लोक हमारी डेली लाइफ में काम आता है। अगर आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या फिर दूसरों के कार्यों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपकी जो लाइफ है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चल सकती है। ग्रेट 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 सर। सर इसी से ही कनेक्टेड मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, एंड यस बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब को भी सुनना चाहेंगे। हाउ कैन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता बी अप्लाइड टू मॉडर्न कैरियर चैलेंजेस? जी, तो आज की जो यूथ की सिचुएशन है वो बिल्कुल अर्जुन की जैसे है, और भगवत गीता बहुत अच्छी गाइड है, मोटिवेशन है इन ऐसे लोगों के लिए जो कंफ्यूज है। क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
इसके अलावा वो एक मनोस्थिति, मनोविकार में भी था कि क्यों ना मैं कुछ करूं ही नहीं और सब कुछ अपने आप हो जाए, तो इस तरीके का भी एक मनोविकार था उसमें। तो यही चीज यूथ भी फेस कर रहा है कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। ये जो बेसिक सवाल हैं उन्हीं में ही यूथ है जो उलझा हुआ है। तो भगवत गीता आपको गाइड करती है कि आप अपनी प्रकृति को समझिए, उसके अनुसार कार्य करिए, और ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्य का जो फल है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि फल को प्राप्त होने के लिए समय भी चाहिए होता है। किस्मत या डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है कर्म के अलावा। लेकिन आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। तो आप जब कर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सफल होंगे। सर, और मैं भगवत गीता से ही एक और सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज एक्सप्लेन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा श्लोक में भी कहा गया है डिटैचमेंट, सो हाउ डिटैचमेंट एज टॉट इन गीता कैन लीड टू पर्सनल फ्रीडम। सर, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। भगवत गीता के अनुसार जो डिटेचमेंट है या त्याग है वो तीन तरीके का है। सतोगुणी त्याग है, रजोगुणी त्याग है और तमोगुणी त्याग है। सतोगुणी त्याग में होता है कि आप अपनी जो विकार हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, उनको त्यागते हैं। आप एक अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, वो होता है सतोगुणी त्याग। कि आप अपने जो अपने पास में चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, उनका त्याग करते हैं। रजोगुणी त्याग है वो आलस से उत्पन्न होता है। उसमें ये होता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं आराम से रहूं, तो वो जो कर्म है उनको त्यागता है। और जो तमोगुणी त्याग है उसमें वो पर्सन को पता नहीं चलता है कि क्या त्यागना है और क्या नहीं त्यागना है। तो वो क्या करते हैं कि अच्छे कर्म है वो तो त्याग देते हैं और बुरे कर्म अपना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम भी त्यागी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नशे के सेवन में और उसमें उलझ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने तो त्याग कर दिया है और हम तो बस नशा करके ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। और तो ये वो जो तमोगुणी त्याग होता है उसमें है जो अच्छे कर्म का तो हमने त्याग कर दिया और बुरे कर्म अपना लिए हैं। तो इस तरीके से जो त्याग है वो, अब फ्रीडम की जहां तक बात है, आप फ्री तभी हो सकते हैं जब आप अपनी अनावश्यक चीजें त्यागें। जब तक, क्योंकि हमारी जो अनावश्यक चीजें हैं या फिर अनावश्यक इच्छाएं हैं जिनका कोई मूल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तब तक वो आप उनको नहीं त्यागेंगे, आप फ्री नहीं हो सकते। क्योंकि हम जो बंधे हुए हैं वो अपनी अनावश्यक इच्छाओं की वजह से बंधे हुए हैं। हमको फल चाहिए, हमें कर्म नहीं करना है। तो ये जब चीजें हम जब फल से, जब हम इच्छाओं से डिटैच होकर अपने प्रकृति के अनुसार जब कर्म करने लगते हैं, फिर हमें, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, चाहे वो कैरियर में करें, चाहे रिलेशनशिप में करें, जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं तब हम है जो बाउंड हो जाते हैं। बट अगर वो एक्सपेक्टेशन हम लोग छोड़ देंगे तो हम फ्रीली काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से फ्रीडम आप ले सकते हैं डिटैचमेंट से। तो इसके लिए आपको सतोगुणी त्याग की आवश्यकता होती है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। सर, जैसा कि हम जानते हैं, यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर, यू मोटिवेट पीपल थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सो सर, मेरा नेक्स्ट सवाल मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। हाउ डू यू अप्रोच मोटिवेशनल थ्रू ए स्पिरिचुअल लेंस? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। हाउ डू यू गाइड पीपल थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड कीप देम मोटिवेटेड? मोटिवेशन, जैसे कि मैंने कहा कि भगवत गीता सबसे अच्छी मोटिवेटर है। क्योंकि जब भगवत गीता का जब भगवान ने प्रवचन स्टार्ट किया था, तो अर्जुन है वो बहुत ऐसी कंडीशन में था, ना उठने लायक कंडीशन में था, रो रहा था, ना उसको समझ आ रहा था। और उसके बाद में जब भगवत गीता का मोटिवेशन दिया गया, तब वो खड़ा भी हुआ, वो उसने युद्ध भी करा और जीता भी। तो भगवत गीता या स्पिरिचुअल से जो स्पिरिचुअलिटी आती है वो डेफिनेटली मोटिवेट करती है। इसके अलावा ये है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्पीकर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ एक टेम्पररी जो चीज होती है उसका दिखावा करके, जैसे कि होता है ना कि किसी एनिमल होता है, कैमल होता है, या फिर उसके आगे आपने कैरेट लटका दी, और वो जो कैरेट होती है उसके उसके को पाने के लिए वो है जो चलता जाता है। बट वो जो कैरेट होती है वो टेम्परेरी चीज होती है, क्योंकि वो सड़ जाएगी टाइम के अनुसार। तो ज्यादातर जो स्पीकर होते हैं मोटिवेशन वाले, वो
एक है ना टेम्पररी चीज को आगे करके मोटिवेट करते हैं, बट जो स्पिरिचुअलिटी से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तब आपकी जो मोटिवेशन होगा वो टेम्पररी नहीं होगा बल्कि परमानेंट होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, तब आपको फिर उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी से जो मोटिवेशन आता है वो परमानेंट होता है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। सो व्हाट रोल डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी प्लेज इन कॉम्बैटिंग डिप्रेशन या एंजाइटी और स्ट्रेस की, जब मैं बात करूं? इसके लिए हमें थोड़ा पहले डिप्रेशन समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन तब होता है जब आप कोई चीज चाहते हैं और वो आपके साथ घटित ना हो, या फिर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होने लग जाती हैं जो आप नहीं चाहते हैं, फिर धीरे धीरे आप हताश होने लगते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप अगर अपनी एक्सपेक्टेशन को होल्ड करके, ओवर एक्सपेक्टेशन ना करके सिर्फ अपनी प्रकृति का जैसे काम करते रहेंगे, तब आप है जो और आप डिटैच अगर रहेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में कर्म है, आपको वही करना है। यू कैन डू नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि जो फल होगा वो तो समय के अनुसार मिलेगा, उसके भाग्य के अनुसार मिलेगा। तो इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जो कर्म है वो है जो फल की गारंटी नहीं है, कारण है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर कोई टेम्परेट रीजन में, जो सर्द रीजन है उसमें अगर सर्दियों में नाव बना के और पतवार चलाना चाहता है और वो चाहता है कि वो मूव करे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि जब पानी ही जमा हुआ है तो आप उस पर नाव कैसे चलाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने कर्म किया, आपने नाव बनाई, आपने पतवार भी चलाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो ये फिर आपने वो क्या होगा, हताश हो जाएगा। इसके लिए चाहिए कि या तो वो किसी और जगह पे चलाए जहाँ पे पानी है जो पिघला हुआ है, या फिर समय की प्रतीक्षा करे कि जब गर्मी आएगी, जब पानी बर्फ पिघलेगी, पानी में परिवर्तित होगी, तब है जो वो नाव चलेगी। लेकिन हमारा जो कर्म है वो कभी वेस्ट नहीं होता है। कारण ये कि ठीक है, आपने जब बर्फ जमी हुई थी आपने नाव बना ली, पतवार बना ली, लेकिन वो चली नहीं। लेकिन जैसे ही पानी पिघलता है तो वो जो आपने नाव बनाने में जो मेहनत करी थी वो तो काम आएगी ना। तो इस तरीके से जो आप अगर अपना काम टाइम से करते रहेंगे और आप ये सोचेंगे, आपको कर्म में जितना ज्यादा फोकस करेंगे और जितना एफिशिएंटली करेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सर, इसी कंटेक्स्ट में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। आजकल बहुत देखा जाता है, इवन छोटे यंगस्टर भी हो गए, बच्चे भी हो गए, दे गेट इनटू डिप्रेशन एंड दे गेट इनटू समथिंग वर्स्ट, सुसाइडल एक टेंडेंसी भी आ जाती है। सो कुड यू प्लीज शेयर अ स्टोरी ऑफ समवन हु ओवरकम सुसाइडल टेंडेंसी थ्रू योर गाइडेंस? सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। यस, देर आर मैनी पीपल जिनके मैंने जैसे काउंसलिंग करके और इस तरीके की टेंडेंसी को मैंने कंट्रोल किया था। सो जो ये टेंडेंसी होती है वो डिप्रेशन का ही एक नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग फुली गिव अप कर देते हैं। तो इसके लिए जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर देखें हम, तो ये है कि आप जो पर्टिकुलरली जैसे शरीर का त्याग करते हैं, दैट इज सुसाइडल टेंडेंसी। पर द थिंग इज कि स्पिरिचुअलिटी बताया गया है कि आप शरीर का त्याग करके भी आप अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते। न, जैसे भगवत गीता में कहा है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, कि आप अगर अपने शरीर को का नाश कर भी देते हो, उसके बाद में भी आप अपने जो सिचुएशन है उससे बच नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप आत्मा है तो आप है ना वापस से जन्म लेंगे और वापस उसी कंडीशन में फंसेंगे, क्योंकि आपने उस कंडीशन को सॉल्व नहीं किया। तो रादर देन की गिव अप करने के, आप उस कंडीशन को सॉल्व करो जो आपको डिप्रेस कर रही है। ज्यादातर केसेस में इमोशनल या फिर सोशल कंडीशनिंग की वजह से ही है ना इस तरीके की टेंडेंसी आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत कम होता है कि कोई फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर उसमें उसकी वजह से होता है। तो इमोशनल में अगर हम लोग देखें तो हमको ये देखना है कि आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब कर ही नहीं सकते, देन व्हाई आर यू ट्राइंग और व्हाई आर यू गेटिंग इफेक्टेड बाय देयर बिहेवियर, ठीक है। जब आप उनका दूसरों का कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो आपको फिर जब आपकी ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, तब आप है जो डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं और इस तरीके की टेंडेंसीज भी नहीं आती हैं। इसके अलावा आप अगर पर्टिकुलर किसी कार्य की वजह से डिप्रेस होते हैं तो आप अल्टरनेट रूट ले सकते हैं, कि या तो आप जैसे कि, क्योंकि हमारे जो लाइफ में इसमें कई सारे माइलस्टोन्स होते हैं, तो आप है ना जो शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कि भी छोटे छोटे गोल हमारी लाइफ में होते हैं,
अगर कोई गोल अचीव नहीं हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिया है, तो आप या तो गोल चेंज कर दीजिए या फिर आप गोल को अप्रोच करने के रास्ते बदल दीजिए। हम्म। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से पर्टिकुलर गोल पे पहुंच सकते हैं। आप पहले तो मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज में जा रहे हैं, तो या तो आप सिचुएशन को अप्रोच करने का रास्ता बदलिए, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप गोल ही बदल दीजिए, सो दैट कि कम से कम आप अपना शरीर का त्याग तो नहीं करेंगे, और अगर आपका शरीर अगर बचा रहेगा तो इन फ्यूचर बाय टाइमिंग आप है जो वो चीज भी अचीव कर सकते हैं जो आपने प्रीवियसली मिस कर दी या फिर प्रीवियसली आपको नहीं मिल पाई। राइट, राइट। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप सोशल इश्यूज को भी आप एड्रेस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं रिगार्डिंग, अगर मैं बात करूं, मैरिज हो गया, पेरेंटिंग हो गया, फूड हैबिट्स हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल। सो सर, हाउ डू यू परसीव द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मैरिज इन मॉडर्न सोसाइटी? सर, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। अगर मैं सनातन धर्म की या भारतीय सभ्यता की बात करूं तो उसमें तो मैरिज होती है जो परमानेंट होती है, बट इन मॉडर्न टाइम हमने देखा है कि चीजें हैं जो मैरिज ब्रेक भी हो रही होती हैं, या फिर उनमें जो भी है जो एक्सपेक्ट, जो ये इसका ब्रेकिंग का जो रीजन होता है वो यही होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन। जब हम हमारी जो सभ्यता है उसमें मैरिज है कि एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसमें होता है कि जो पुरुष और स्त्री आते हैं एक साथ अपने दायित्व का, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, तो उनको फुलफिल करते हैं, ये एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट है, और वो है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये कार्य करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि मॉडर्न टाइम में जिम्मेदारी से ज्यादा हमारा जो फोकस है वो एक्सपेक्टेशंस पे आ चुका है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पार्टनर से ये चाहिए, तो ये जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसी वजह से ये मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो उसका जो फॉरेन कल्चर का जो इन्वेजन जो इसमें है, तो वो भी है जो मैरिज जो सोशल चेंजेस है, जो मैरिज कंडीशन है उसके लिए जिम्मेदार है। Moving to the next question, what vital lesson on parenting can be extracted from इंडियन कल्चर? सर, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। पेरेंटिंग का यही है कि एक तो आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें है कि पेरेंट्स को पहली बात तो टाइम ही नहीं है बच्चों का को देने का, बच्चों के साथ बिताने का, बच्चों को शिक्षा देने का, उनकी परेशानियां सॉल्व करने का। तो ये आजकल है जो बच्चों और माता पिता के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। पहली चीज तो पहले तो उसको कर्व करें, और वो क्योंकि कैपिटलिज्म इतना ज्यादा हो रखा है मैं कि हमारे एक्सपेंसेस, फाइनेंस कंडीशन की वजह से कि पेरेंट्स है जो बिजी चल रहे हैं कमाने में, तो और उनकी भी मजबूरी है कि अगर वो नहीं कमाएंगे तो वो बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे। तो ये कहना एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है इसके, लेकिन उनको ये समझना होगा कि सिर्फ फाइनेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं है पेरेंटिंग के लिए, उनको टाइम भी देना है, और उसके अलावा आपको बच्चों को एक चेतना देनी है, उनको एक डायरेक्शन देनी है कि उनको लाइफ में कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है, किस तरीके का उनको गोल रखना है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक है जो आप कम्युनिकेशन गैप मेंटेन करेंगे, तो फिर बच्चे हैं जो किसी और से ज्यादा अटैच हो सकते हैं, कोई किसी और रास्ते पे चल सकते हैं, और गलत रास्ते पे जनरली जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा उनको अच्छा रास्ता बताएगा कौन। राइट, राइट, राइट। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा, एंड यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इन योर ओपिनियन, हाउ फूड हैबिट्स इन्फ्लुएंस अवर वेलबींग? देखिए, वेलबींग है वो कई तरीके की है। जैसे एक तो पर्सनल वेलबींग हो गई, दूसरी एनवायरमेंटल वेलबींग हो गई, सोसाइटल वेलबींग हो गई। तो फूड हैबिट डेफिनेटली, क्योंकि ये डेली एक्टिविटी है, ठीक है, मनुष्य इसके बिना रह भी नहीं सकता है, तो हमें फूड हैबिट्स ऐसी रखनी चाहिए कि वो सिर्फ ये इंश्योर ना करे कि पर्सनल वेलबींग, बल्कि सोसाइटल और एनवायरमेंटल वेलबींग भी इंश्योर करे। क्योंकि आप तो पर्सनल वेलबींग कर भी लेंगे, पर अगर एनवायरनमेंट को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो डिग्रेड होते होते आपको फूड क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। तो इसलिए आपकी जैसे कि मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जो वेजिटेरियनिज्म है वो ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, उसके अलावा पर्सनल वेलबींग भी इंश्योर करता है।
क्योंकि नॉन वेज में से जब हम कंज्यूम करते हैं तो आप कई सारे डिजीज के लिए आप है ना ओपन हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे स्पेसीज को जब आप खा रहे हो, दूसरा जो तो पर्टिकुलरली उसकी जो बीमारियां हैं वो भी ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप तो डेफिनेटली फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं वेजिटेरियन वाला, तो डेफिनेटली आप एनवायरमेंटल, सोसाइटल और पर्सनल वेलबींग दोनों को एंश्योर कर सकते हो। Right. Sir, moving to the next question and an important one too. What lifestyle changes would you suggest for more fulfilling life? फुलफिलिंग लाइफ है, उसके लिए हम पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आप फुलफिल जो लाइफ का जो पैरामीटर है वो आप एक्चुअली किस टाइम पर आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप एक है ना 10 साल का बच्चा बोले कि मेरी फुलफिल लाइफ हो गई है, तो एक्चुअली अभी तो उसने जी भी नहीं है लाइफ। सो डेफिनेटली एक तो ये जो एक इसका पॉसिबल जो एक आंसर है ये है कि आप लास्ट में जाके देखेंगे कि आपकी लाइफ फुलफिल थी या नहीं थी। तो लास्ट में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी आपने खाया पिया जितना भी कुछ करा वो इतना मैटर नहीं करता है, जबकि मैटर ये करता है कि आपने पूरी लाइफ में क्या किया या फिर आपने किस तरीके के परिवर्तन सोसाइटी में लेकर आए। तो फुलफिलिंग लाइफ अगर हम लोग इस डायमेंशन से देखें तो आप डेफिनेटली जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप सोसाइटी में अच्छे परिवर्तन लाते हैं, तो वो एक पर्सन की फुलफिल्ड लाइफ होती है। क्योंकि एट लास्ट इन द एंड तो सबको मरना ही है। तो आप जो भी चीजें आप एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी टेम्पररी है, लेकिन जो आपके जो एक्शंस हैं वो परमानेंट, तो वो आपकी लाइफ के बाद भी रहने वाले हैं। तो फुलफिल्ड लाइफ का मतलब हो गया कि आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो वो तो आपको एट द एंड आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया पूरी लाइफ, तो दैट इज फुलफिल्ड लाइफ। सर, आप यूपीएससी एजुकेटर हैं, सोशल पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं, तो सर मैं कुछ सवाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल के रिलेटेड में पूछना चाहूंगा। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द करंट स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि ये कंपाइलेशन ऑफ बेसिक लॉज होता है, तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाएं तो हमने देखा है कि जो स्वतंत्रता के बाद में कितने सारे करप्शंस के केसेस हुए हैं, कितना हम लोगों को जस्टिस मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरीके से देखें, अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो डेफिनेटली हम देख पाते हैं कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी कई सारी चीजें हैं जो मेंशन तो हैं लेकिन डिफाइन नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन हैं या फिर जो भी क्रिमिनल्स वगैरह हैं, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स हैं उनसे पास्ट में फायदा उठाया है। तो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंट स्टेट की बात करूं तो यही है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी के साथ में अब किसी ने सही से फॉलो नहीं किया है। इसके अलावा इसका जो मिसयूज है वो काफी हुआ है। तो इस तरीके से इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए सो दैट कि लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्टी के साथ में काम करें। सर, टॉकिंग अबाउट मोर चेंजेस की जब मैं बात करूं, व्हाट चेंजेस इफ एनी वुड यू प्रपोज टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन? सर, एक हाथ कोई ऐसा चेंज आप चाहेंगे कि हाँ ये जरूर इस तरीके से होना चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान है जैसे आर्टिकल 368, तो उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस टाइम टू टाइम हुए हैं, बट वो जनरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर उस तरीके से हुए हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैं अगर सजेस्ट करता हूं तो वो ये करता हूं कि पहले तो जो उनकी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं जो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा जैसे कि माइनॉरिटी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो ये टर्म्स हैं जो डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, के मेंशन है। सेकुलरिज्म हो गया जो बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से मैं उसमें आया था, बट इवन सेकुलरिज्म है वो भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं उसमें जो डिफाइन करने की जरूरत है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल कितने भी चेंजेस ले आए, बट अगर आप उसको प्रॉपर मोरल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कैसा भी रिटर्न हो, वो अपना जो प्रॉपर इफेक्ट है वो सोसाइटी पर नहीं कर पाएगा। Moving to the next question and talking more about
द सिटीजन, जो हम लोग हैं, जिनकी मैं बात करूं, जनरल आम आदमी है, इनकी बात करूं मैं, इन व्हाट वे कैन सिटीजन एंगेज मोर इफेक्टिवली विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स? सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। अगर आपको अपने राइट्स के बारे में कुछ करना है तो पहले तो उनको जानना पड़ेगा। हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर तो उनका एजुकेशन है वही प्रॉपर नहीं है, जिनको मिली है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत सारों को मिली भी नहीं है। तो पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रॉपरली सबको समझना पड़ेगा। इवन उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अपने राइट्स हैं उनको है जो जानना पड़ेगा तभी। इसके अलावा जो पर्टिकुलर हमारा सिस्टम है उसमें है कि जो राइट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है जो फाइट कर सकता है, कोई कंप्लेन कर सकता है। बट द थिंग इज दैट कि जब ये उनके जो राइट्स हैं वो उनका हनन होता है, राइट, जब किसी के राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट में जाने के लिए भी तो आपको है जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपने उसको उसमें पर्टिकुलर अप्रोच कर पाओ। तो दो चीजें हैं कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता हो और दूसरा कि उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन है वो सिटीजन पर ना है। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड यस, ये भी बहुत लोगों को आजकल इंटरेस्ट करता है, इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर की जब मैं बात करूं, सो व्हाट इज द फिलोसफी, हाउ डू यू कंपेयर अबाउट इंडियन कल्चर्स एंड वेस्टर्न थॉट्स की जब मैं बात करूं? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। हमारा जो इंडियन कल्चर है या फिलोसफी है वो काफी साइंटिफिक है। ये एक ना नैरेटिव है कि जो इंडियन फिलोसफी है वो साइंटिफिक नहीं है और वेस्टर्न वेस्टर्न थॉट से ही साइंटिस्ट साइंस आया है, ऐसा नहीं है। हमको राइट। हम लेकिन क्या प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए हमको लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। नो डाउट हमारी इंडियन कल्चर में अंधविश्वास है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कल्चर है उसमें समय के साथ में परिवर्तन आते हैं, तो उसमें है जो बुराइयां भी आती हैं अच्छाइयां भी आती हैं। तो जो ये अंधविश्वास है वो बुराई का पार्ट है, बट ये धर्म का पार्ट नहीं है, या फिर ये जो हमारी इंडियन फिलोसफी है उसका पार्ट नहीं है। ये बुराइयां हैं जो समय समय पर किसी पर्टिकुलर परिस्थिति की वजह से आई है। सो उसके लिए हम देखते हैं। इसके अलावा है कि जो इंडियन हमें चाहिए कि हम इंडियन फिलोसफी का सही से पहले स्टडी करें और देखें कि वो कितनी साइंटिफिक है कितनी तार्किक है। इसके अलावा जो इंडियन फिलोसफी है वो आपको मोटिवेट करती है आध्यात्मिकता की ओर, कि आप जो आपकी जो फुलफिल्ड लाइफ जो हम बात कर रहे थे, तो वो फुलफिल्ड लाइफ के बारे में बताती है कि एट लास्ट आपने अपने जीवन में पूरे टाइम क्या किया और कैसे किया। जबकि जो वेस्टर्न थॉट है वो सिर्फ मेटेरियलिज्म की तरफ देखती है कि जो टेम्पररी चीजें हैं, चाहे वो पर्टिकुलर वो रिसोर्सेज का कंट्रोल हो गया या फिर पावर हो गया, तो वेस्टर्न थॉट सिर्फ मटेरियल जो चीजें हैं बस उन्हीं तक ही सीमित हैं। जबकि इंडियन फिलोसॉफी है वो मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से भी आपको कनेक्ट करती है। Sir, talking more about spirituality, how spirituality gets into the common ground of science की जब मैं बात करूं, या जब मैं मॉडर्न साइंटिफिक एंडेवर्स की बात करूं, सो कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है अपना स्पिरिचुअल, अपनी फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में सनातन धर्म की जब बात करूं, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। जैसे ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो कुछ नहीं है, वो साइंस ही है। ये बस एक हमारा नैरेटिव है कि हमको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ धर्म से या फिर एक अंधविश्वास से रिलेटेड है। जब हम तार्किक तौर पर अध्यात्म को अप्रोच करते हैं ना कि अंधविश्वास से, जब हम हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, चाहे वो चेतना हो, मन हो, बुद्धि हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, ये जो इन सबका जो साइंटिफिक नॉलेज है वही स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी साइंस नहीं है। इसके अलावा जो साइंस है वो वही चीज है कि अगर हम लोग डिफाइन करें कि वो, अगर हिंदी में हम बोलें कि साइंस क्या है तो विज्ञान है। इसका मतलब है कि तार्किक तौर पर जब हम ज्ञान का एनालिसिस करते हैं और उससे जब हम कोई कॉन्क्रीट या फिर कोई एक सॉल्यूशन निकालते हैं, वही विज्ञान। तो इस तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान में अंतर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी आपको मेटेरियली कैसे वर्क करता है करना है वो बताती है, और साइंस भी है जो आपको ये बताती है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी आपको जो मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं उसके बारे में भी आपको
अवेयर करती है। हालांकि जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें साइंस है जो मनोविज्ञान में भी अब है, जो काफी उसने है जो ज्ञान अर्जित कर लिया है, जैसे साइकोलॉजिकल जो साइंस है। तो अब जो साइंस है उसने फिलोसॉफी और साइंस, इवन पॉल, हम पॉलिटी को भी पॉल साइंस बोलते हैं। तो इस तरीके से जो अब साइंस ने भी अपना एक दायरा बढ़ाया है कि वो अब सिर्फ मटेरियल में ही नहीं, जो मटेरियल चीजें हैं उसी में ही नहीं कंस्ट्रेंट करके रह गई है, बल्कि उसने भी अपना दायरा बढ़ा के जो फिलोसॉफी, पॉल साइंस या फिर साइकोलॉजी में भी अपना योगदान दिया है। सर, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, टॉपिक की जब मैं बात करूं, एक लास्ट टॉपिक मैं लेना और चाहूंगा, दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्ट्स हैं। सर, इसके बारे में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। व्हाट इज योर व्यूज ऑन गांधीयन थॉट, स्पेशली नॉन वायलेंस? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। डेफिनेटली जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर जो प्रैक्टिकली भी हम देखें तो काफी इफेक्टिव रही है। जो डीकोलोनाइजेशन जो हुआ है इंडिया का, तो उसमें काफी बड़ा रोल है जो गांधीयन थॉट ने प्ले किया है। इसके अलावा जो नॉन वायलेंस है, डेफिनेटली वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे भारतीय सभ्यता में भी है ये। बट इसके अलावा मैं कुछ थोड़ा और शास्त्रों से, हमारे स्क्रिप्चर से कुछ ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ नॉन वायलेंस एक्टिव नहीं होता। लाइक अगर आप कुछ नहीं करते हैं और जो वायलेंस है अगर हो रहा है और आप उसको रोकने के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं, तो वो आप भी कुछ वायलेंस ना करते हुए भी वायलेंस का पार्ट है। तो नॉन वायलेंस का जो हमारे शास्त्रों में डेफिनेशन है वो ये है कि आप जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो जब करते हैं तो वो नॉन वायलेंस। तो ये सिर्फ एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक्टिव एक्टिविटी है कि आप वायलेंट पर्सन जो होते हैं या फिर सोसाइटी में अगर वायलेंस हो रहा है तो उसको कर्ब करने के लिए आप एक्शन भी लेते हैं। जी। राइट। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा और टेक्निकल में जाना चाहूंगा। कैन यू एनालाइज हाउ लिबरलिज्म हाँ, सोशल डायनेमिक्स इन इंडिया? ओके। सो हमारी जो इंडियन कल्चर है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उसमें कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, ना कि इंडिविजुअलिज्म का। जबकि लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। इसमें ये होता है कि बस आप एक तरीके से सेल्फिश पर्सन बन जाते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसी मनोधारणा होती है तो वो सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट सोसाइटी में देखते भी हैं, चाहे वो किसी तरीके के रिलेशनशिप्स हो, चाहे पेरेंटिंग हो, मैरिज हो, ये रिलेशन हो, या फिर कैरियर में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर राष्ट्र की बात होती है, तो जब जब ये सेल्फिश टेंडेंसी आ जाती है, जब इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, तो हम लोग करप्शन करते हैं, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। सो इट इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग सेल्फिशनेस। सो डेफिनेटली वो इंडियन के जो कल्चर है उसको हार्म कर रही है, क्योंकि आपको कलेक्टिविज्म की तरफ जाना है जहां पर आप अपने अलावा बाकी लोगों के बारे में भी सोचें, उनको का अपलिफ्टमेंट, उनका वेलफेयर, उनका केयर करने का सोचिए। इसी को मैं और पॉलिटिकली और मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट आर द पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ रेडिकलिज्म इन टुडेज सोसाइटी एंड हाउ वी कैन कर्ब देम, हाउ वी कैन काउंटर देम? ओके। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिलीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो रेडिकलिज्म है वो तब आता है जब हम किसी कल्चर को बिल्कुल अंधा तरीके से, अंधविश्वास से जब हम उसको फॉलो करते हैं, और जो और कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा कल्चर ही बेस्ट है और किसी का नहीं है, और उसके लिए हम जब वॉयलेंट मीन्स यूज लेते हैं जब वो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, तो वो होता है रेडिकलिज्म। तो रेडिकलिज्म के लिए पहले तो हमको प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, धर्म के और कल्चर के लिए, क्योंकि लोग जो कल्चर होता है, जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, उसको धर्म समझ लेते हैं। तो रेडिकलिज्म एक्चुअली जो उत्पन्न होता है वो अधर्म से होता है, ना कि धर्म से होता है। तो पहले तो धर्म का प्रॉपर नॉलेज हो, दूसरा है उस कल्चर से हमारे को, जो धर्म और कल्चर में हमको डिफरेंस पता चले, दूसरा है कि हमें समझना चाहिए कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या उसमें भी कोई अच्छाइयां हैं जो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब इस तरीके की मनोवृत्ति जब लोगों में होगी
तो हम रेडिकलिज्म को कर्व भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग रेडिकलिज्म को कर्व नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वायलेंट मीन्स से समाज का, सोसाइटी का, राष्ट्र का, सबका है जो अहित होता है। इवन वायलेंस जब हम यूज में लेते हैं, रेडिकलिज्म, रेडिकल लोग जो वायलेंस यूज में लेते हैं, तो डेफिनेटली कई सारी लाइफ भी है जो जाती हैं, उनको भी हार्म है जो लोगों को होता है। Moving to the next question, in your aspect, how has feminism evolved in the social political context of India? फेमिनिज्म जो नारीवाद है, तो ये जो इवॉल्व हुआ है, अगर हम लोग हमारे कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो उसमें नारीवाद शुरू से है। उसके लिए इवन कोई नारीवाद की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि श्लोक आता है कि यत्र नारीषु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो नारी को और पुरुष को है जो हमारे कल्चर में हमेशा से बराबर का ही दर्जा दिया गया है। परेशानी तब आई जब जो मेडिवल टाइम है, जो उसमें जब नारी का शोषण होने लगा, जब पुरुषत्व को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, तब है जो उसके रेस्पॉन्स में है जो नारी फेमिनिज्म आया है, नारीवाद आया है। क्योंकि जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी, जो एक्सप्लॉइटेशन था फीमेल का, तो उसको है जो बंद करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए फेमिनिज्म इवॉल्व हुआ है। लेकिन फेमिनिज्म जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबल ना होके, इवन फीमेल की तरफ भी रेस्पॉन्सिबल ना होके इरेस्पॉन्सिबल फेमिनिज्म आया है। दैट मीन्स कि अब क्या हुआ है कि फीमेल को के नाम पर आप कुछ भी एक्टिविटी करो, फेमिनिज्म के नाम पे आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि ये तो फेमिनिज्म है। बट ऐसा नहीं है, फीमेल की भी जिम्मेदारियां हैं और फीमेल की के सोसाइटी की तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो फीमेल को चाहिए कि वो सिर्फ अपना एम्पावरमेंट के साथ में एक रेस्पॉन्सिबल जो सोसाइटी का पर्सन है वो बनने की का प्रयास करे। तो इस तरीके से, और अभी जो फेमिनिज्म है वो लिबरलिज्म से आया है, इंडिविजुअलिज्म से आया है। और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फेमिनिज्म का, जो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने से या फिर उसको पॉपुलर होने से रोक रहा है। Moving to the end of the podcast, मैं कुछ एक दो और सवाल पूछना चाहूंगा. What is your take on the balance between capitalism and social welfare? सर इसके बारे में प्लीज बताइए. अगर हम इनको डिफाइन करें तो कैपिटलिज्म है कि बल्क प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता है और उसमें जो एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं वो एनरिच होते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए कैपिटलिज्म बहुत जरूरी है। उससे, क्योंकि कैपिटलिज्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन का भी काम करता है। इसके अलावा जो टेक्निकल जो एम्पावरमेंट है या फिर जो प्रोग्रेस है, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, उसको भी प्रमोट करता है। तो कैपिटलिज्म बिल्कुल जरूरी है। प्रॉब्लम तब आती है जब कैपिटलिज्म है जो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाने लगता है, जब वो सोचता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कम्युनिटी ही उस उन रिसोर्सेज का फायदा उठाए। जब इनइक्वालिटी की तरफ कैपिटलिज्म जाने लगता है तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और सोशलिज्म में ये होता है कि आप अपने अलावा दूसरों का भी वेलफेयर करते हैं। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों जब इन हैंड अगर जब चलते हैं, जब कैपिटलिज्म का फायदा सारे लोगों को मिलता है, पूरी सोसाइटी को जब मिलता है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन होती है। तो इस वजह से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही जरूरी हैं और उनका प्रॉपर बैलेंस भी बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से आपने रिलेट किया, दैट वाज रियली रियली गुड. सर मैं इस पॉडकास्ट का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक लेना चाहूंगा. इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ कैन इंडियन पॉलिटिक्स टेक और लर्न फ्रॉम द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल सिस्टम? सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, या क्या चीजें ऐसे अपन कुछ वहां से भी अपन ले सकते हैं? सर इसके बारे में प्लीज बताइए. तो हमने जैसे पॉलिटिकल जो अपने के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, तो इसमें हमने यही पाया कि जो पॉलिटिकल जो सेटअप है वो कैसा भी हो, लेकिन जब तक आप उसमें ऑनेस्टी जब तक इंक्लूड नहीं करते, जब तक सिटीजन रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तब तक आपका कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है जो वर्क नहीं कर सकता। चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरिज्म हो, कुछ भी हो,
जब तक जो किसी देश में रहने वाले लोग जब तक जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक जिनमें उनमें एक आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी। आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ आत्मा परमात्मा ही नहीं है, ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो भी अध्यात्म में आते हैं। जब आप मोरालिटी को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आपके पास में अच्छी वैल्यूज नहीं होंगी, तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो आपको चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम लोग दूसरों से देखें, हालांकि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने जो दूसरे जहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस थी, जो वर्ल्ड में जहां पर भी अच्छी प्रैक्टिसेस थी वहां से ली हैं, अडॉप्ट की हैं। बट द थिंग इज दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब तक सिटीजन और या फिर पावर में जो भी पर्सन है वो जब तक रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जब तक मॉरल नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे से। जी। ग्रेट सर, ग्रेट सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। मैं एक बार फिर से सारे व्यूवर्स को, सारे योगीराम व्यूवर्स को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे एके योगी जी से, जो कि स्पिरिचुअलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, मेंटर हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एजुकेटर हैं एंड सोशल पॉलिटिकल एनालिटिस्ट हैं। सर, मैं आज का पॉडकास्ट एक लास्ट क्वेश्चन से या आपके क्या सजेशन है, आपके क्या विचार है, एक लास्ट जो है मैसेज जो आप योगीराम के व्यूअर्स को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि आप अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को की जर्नी शुरू करें। अगर कर चुके हैं तो उसको और आगे बढ़ाएं, ताकि आपको सारी चीजें वो उसी रूप में दिखाई दें जिस रूप में वो हैं। यानी कि उनकी हर चीज की वास्तविकता और गहराई का पता करें और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि भगवत गीता एक बहुत अच्छा सोर्स है स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाने का मतलब है कि उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाएं, अपनी सोशल लाइफ में लाएं, अपनी पॉलिटिकल लाइफ में लाएं। और जब ये इस तरीके से आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी, स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी होगी, सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। और एज ए नेशन आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो राष्ट्र की जो लाइफ है, वो भी अच्छी होगी। जी। Great. With a great message. Again, I would like to thank you for your precious time. सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और मैं चाहूंगा आगे भी हम एक और सब टॉपिक्स पे या मेरे फेवरेट टॉपिक पे रिगार्डिंग टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता की जब मैं बात करूं उस पे अपन बात करें। एंड रियली थैंक्स फ्रॉम द ऑल व्यूअर्स ऑफ योगीराम, थैंक्स फ्रॉम द योगीराम टीम। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। जी, धन्यवाद। और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट है जो ये करा है, ऑर्गेनाइज करा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इनवाइट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। all credit goes to the team and राम जी, कृष्ण जी, उनका ही है सब। तो थैंक यू सर।